नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द साइंस एजू वर्ल्ड। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे डाइजेशन इन ह्यूमन, मानव में पाचन। अब तक हम आहार नाल की संरचना में आमाशय तक पढ़ चुके थे। पिछले टर्न पे हम आमाशय के बारे में पढ़ रहे थे और आज हम उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो हमने देखा था पिछले टर्न पे कि जो आमाशय है ये आमाशय 3 भागों से मिलकर बना होगा। आमाशय का सबसे प्रारंभिक भाग कार्डियक आमाशय कहलाता है, जठरागम आमाशय। दूसरा फंडस जो आमाशय का सबसे बड़ा भाग है और मध्य भाग है। ये आमाशय का लगभग 80% हिस्सा होता है, 80%। इसको हम बॉडी ऑफ स्टमक भी बोलते हैं, बॉडी ऑफ स्टमक। ठीक है, और आमाशय का तीसरा व अंतिम भाग है पाइलोरिक आमाशय। ठीक है, तो ये आमाशय के 3 भाग है, कार्डियक, फंडस और पाइलोरिक। फंडस आमाशय की बात करते हैं तो इसकी आंतरिक सतह में जठर ग्रंथियां पाई जाती है। एक्चुअली जो आमाशय का मुख्य भाग है वो यही है। हम फंडस की बात कर रहे हैं तो फंडस की आंतरिक सतह पर, मतलब इसकी जो भित्ति होगी, इसकी आंतरिक सतह पर कौन सी ग्रंथियां पाई जाएगी? जठर ग्रंथियां, गैस्ट्रिक ग्लैंड। अंग्रेजी में बात करें तो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। और ये जठर ग्रंथियां जठर रस का स्त्रावण करती। एक अम्लीय रस होता है ये, ठीक है, जठर रस अम्लीय प्रकृति का रस होता है, रस। ये रस में क्या होते हैं? एंजाइम्स होते हैं, है ना। हमारे पाचन तंत्र में विभिन्न प्रकार के रस स्रावित होते हैं, जैसे कि सबसे पहले मुख में लार भी एक तरह का रस ही है। तो जो जठर ग्रंथियां हैं, ये जठर ग्रंथियां भी जठर रस का स्त्रावण करती हैं, गैस्ट्रिक जूस का, है ना। देखो, जठर ग्रंथियों की बात करें तो जठर ग्रंथियों में 3 प्रकार की कोशिकाएं होती है। ये जठर ग्रंथियां कितने प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है? 3 प्रकार की कोशिकाओं से। ठीक है, हम बात करें इनके नेम की तो जठर रस की सबसे पहली कोशिकाएं हैं हमारे पास मुख्य कोशिकाएं, चीफ सेल। ठीक है, क्या नाम है? मुख्य कोशिकाएं, या फिर इन्हीं को कहते हैं हम पेप्टिक सेल, पेप्टिक कोशिकाएं। ठीक है, दूसरे प्रकार की कोशिकाएं यहां पर है हमारे पास में अम्लजन कोशिकाएं, अम्लजन कोशिकाएं। और ये अम्लजन कोशिकाओं को हम एक और नाम से जानते हैं, पेराइटल कोशिकाएं, पेराइटल कोशिकाएं। और जो तीसरे प्रकार की कोशिकाएं हैं ये हैं श्लेष्मा सेल, श्लेष्मा कोशिकाएं, या म्यूकस सेल भी बोलते हैं इनको, है ना, म्यूकस सेल, म्यूकस कोशिकाएं। ठीक है, ये जो मुख्य कोशिकाएं हैं, चीफ सेल, ये 2 निष्क्रिय एंजाइमों का स्त्रावण करती है। कौन कौन से निष्क्रिय एंजाइम है अगर हम उनकी बात करें तो देखो, ये एक तो स्त्रावित करती है पेप्सिनोजन, निष्क्रिय एंजाइम होता है पेप्सिनोजन, प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम होता है। ठीक है ना, किसको पचाने वाला? प्रोटीन को पचाने वाला। निष्क्रिय है। दूसरा है प्रोरेनिन, ये भी निष्क्रिय है। ये क्या करता है? दूध को स्कंदित कर देता है, दूध के केसीन प्रोटीन को स्कंदित करने का काम करता है। बच्चों में सर्वाधिक मात्रा में स्रावित होता है प्रोरेनिन, वयस्क मनुष्य में नगण्य मात्रा में स्रावित होता है। ठीक है, तो मुख्य कोशिकाओं द्वारा 2 निष्क्रिय एंजाइम स्रावित होते हैं। निष्क्रिय लिख रहा हूं यहाँ पर, अभी ये निष्क्रिय हैं, इनको अपनी शक्ति का पता नहीं है। प्रोरेनिन को नहीं पता कि मैं दूध का स्कंदन कर सकता हूँ, और इसी तरह से पेप्सिनोजन को भी नहीं पता कि मैं प्रोटीन को पचा सकता हूँ। ठीक है,
दूसरी प्रकार की जो कोशिकाएं हैं जठर ग्रंथियों की, वो है अम्लजन कोशिकाएं। अब अम्लजन से नाम से पता चल रहा है कि अम्ल का स्त्रावण करेगी, तो HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्त्रावण करती है। उसके अलावा एक रसायन भी बनाती है जिसको हम बोलते हैं नेज फैक्टर, नेज कारक। किसके द्वारा स्त्रावित होते हैं HCl वो नेज कारक? अम्लजन या पेराइटल कोशिकाओं के द्वारा। ठीक है, ओके। ये क्या करता है HCl व नेज कारक, ये जो निष्क्रिय एंजाइम है, जिनको अपनी शक्ति का एहसास नहीं है कि हम क्या कर सकते हैं, तो इनको अपनी शक्ति का एहसास दिलाता है। ये नेज कारक इन दोनों को सक्रिय रूप में बदल देता है, और ये सक्रिय होकर किस में बदल जाते हैं? ये पेप्सिनोजन तो किस में बदल जाता है? पेप्सिन में। ठीक है ना। HCl इससे कहता है कि पेप्सिनोजन तुम तो प्रोटीन को पचा सकते हो, ऐसे क्यों बैठे हो, लो मैं तुम्हें पेप्सिन में बदल देता हूँ, अब तुम प्रोटीन को पचा लेना। ठीक है, बदल दो। तो सक्रिय एंजाइम पेप्सिन में बदल देता है, और नेज कारक और HCl प्रोरेनिन को किस में बदल देते हैं? रेनिन में। अब ये दूध का क्या कर सकता है? स्कंदन कर सकता है। ठीक है, दूध का स्कंदन करने की नीड क्यों होती है? क्योंकि दूध लिक्विड होता है, और बच्चे, छोटे बच्चे होते हैं, वो सिर्फ क्या करते हैं? माँ का दूध पीते हैं। अब दूध आया आमाशय में, आमाशय से सीधा कहाँ चले जाएगा? आंत्र में, आंत्र से बड़ी आंत्र में, और फिर बाहर निकल जाए, तो दूध पीने का कोई मतलब नहीं रहेगा। तो सीधी सी बात है, दूध को कुछ समय के लिए आमाशय में पड़ा रहना है हम, ताकि वो उसका पाचन हो सके। ठीक है, तो उसको स्कंदित करने की आवश्यकता होती है, उसको जमाने की आवश्यकता होती है, और जमाने का कार्य कौन करेगा? प्रोरेनिन। तो ये बच्चों में अधिक मात्रा में स्रावित होता है। HCl का कार्य क्या है? HCl और नेज कारक का निष्क्रिय पेप्सिनोजन और प्रोरेनिन को सक्रिय रूप में बदलना। ये सक्रिय में बदल गए, अब ये अपना कार्य करेंगे। ठीक है, पेप्सिन तो प्रोटीन का पाचन करेगा, और रेनिन क्या करेगा? दूध को स्कंदित करेगा बच्चों में, है ना। ओके, उसके अलावा ये HCl व नेज कारक और क्या करते हैं? ये देखो, हमारे हम भोजन करते हैं, और कार्य होते हैं इनके। और कार्य क्या होते हैं यहीं पर मेंशन कर रहा हूँ। हमारे भोजन में ना चाहते हुए भी हजारों प्रकार के जीवाणु, ठीक है, भोजन के साथ हमारे पाचन तंत्र में प्रवेश कर जाते हैं, और प्रवेश कर गए तो फिर क्या करेंगे? ये जीवाणु हमारे शरीर में रोग उत्पन्न करेंगे। हमारा शरीर नहीं चाहता कि रोग उत्पन्न हो, तो सबसे पहले तो लार गिरा देता है उनके ऊपर, और लार में होता है लाइसोजाइम एंजाइम। कुछ जीवाणु तो वहीं मर जाते हैं अधिकांश। ठीक है, मरे हुए जीवाणु जाते हैं फिर भोजन के साथ, और फिर कुछ नकटे जीवाणु होते हैं जो लार से भी नहीं मर रहे, है ना, तो लार से बच के निकल गए। ऐसे जीवाणुओं को कौन मार देता है? HCl अम्ल। तो ये HCl बहुत प्रबल अम्ल है, गला देता है हर किसी को, है ना। ठीक है, तो ये जीवाणु नाशी गुण पाया जाता है इसमें, तो जीवाणु नाशन का कार्य करता है। और क्या कार्य करता है HCl? HCl भोजन को अम्लीय माध्यम प्रदान करता है। क्यों चाहिए भोजन को अम्लीय माध्यम? क्योंकि ये जो पेप्सिन है ना, ये सक्रिय रूप में बदल गया। अब भी इसके नाटक खत्म नहीं हुए। ये कहेगा तो मैं प्रोटीन को पचाऊंगा तो अम्लीय माध्यम में ही पचाऊंगा। तो ठीक है, हमने भी तैयारी कर रखी है, जठर रस के रूप में HCl निकलवा रखा है। क्या ठीक है, तेरे को अम्लीय रस चाहिए ना, अम्लीय माध्यम चाहिए, ठीक है HCl, इसको अम्लीय माध्यम दो। अम्लीय माध्यम मिल जाएगा, भोजन को पचा देगा पेप्सिन। भोजन में से प्रोटीन को ही पचाएगा अभी भी, है ना। तो भोजन को अम्लीय माध्यम कौन देता है? HCl। ठीक है, तो ये हो गया HCl के कार्य। नेज कारक इसके साथ सहयोगी रूप में कार्य करता है। अब श्लेष्मा कोशिकाओं की बात कर लेते हैं। श्लेष्मा कोशिकाएं एक चिकना सा पदार्थ स्त्रावित करती, जिसको कहते हैं श्लेष्मा। श्लेष्मा कोशिकाओं के द्वारा स्त्रावित चिकना पदार्थ क्या कहलाएगा? श्लेष्मा कहलाएगा। ये श्लेष्मा क्या कार्य करता है? ये जो हमारे HCl है ना, ये कह रहा है कि मैं तो गलाऊंगा, हर किसी को गलाऊंगा, जो भी मुझे दिखेगा उसको मैं गला दूंगा, है ना। तो ये अगर हमारे आमाशय में स्त्रावित हो रहा है तो आमाशय की दीवार को भी खराब कर सकता है, उनकी कोशिकाओं को भी नष्ट कर सकता है।
तो ये मतलब जिस थाली में खाता है उसी में छेद करता है, जहाँ से निकल रहा है उसी को खराब कर रहा है। तो सीधी सी बात है कि हमको आमाशय को बचाना है, तो फिर हम क्या करेंगे, उसके चारों ओर एक कोटिंग लगा देंगे। किसकी कोटिंग? श्लेष्मा की। ठीक है, ये श्लेष्मा क्या करेगा, HCl के प्रभाव से, HCl के प्रभाव से किसको बचाएगा? आमाशय की भित्ति को। आमाशय की भित्ति की प्रभाव क्या? दुष्प्रभाव है। आमाशय की भित्ति की सुरक्षा करता है। ठीक है, तो किसके प्रभाव से बचा रहा है? HCl के प्रभाव से। किसको बचा रहा है? आमाशय की भित्ति को। ठीक है ना। तो श्लेष्मा का कार्य भी आपको समझ में आ गया होगा। ये जठर ग्रंथियों के कार्य, एक बार पर्याप्त भोजन करने पर हमारे आमाशय में लगभग 1 लीटर जठर रस का स्त्रावण होता है और इस जठर रस को भोजन में मिलाया जाता है क्रमाकुंचन गतियों के द्वारा। आमाशय की पेशियों में क्रमाकुंचन गतियाँ होती है, वो जठर रस को भोजन में मिलाती है। ठीक है, तो आमाशय के कार्य आपको या जठर ग्रंथियों के कार्य आपको समझ में आ गए होंगे। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक बच्चा, जो छोटा बच्चा है, 6 माह का बालक, ये दही की उल्टियाँ करता है और ऐसा ये फ्रिक्वेंटली दर्शाता है, बार बार उल्टियाँ करता है। तो ऐसा ये क्यों कर रहा है बच्चा? तो देखो, इसके पीछे 2 रीजन है। पहली बात तो कि जैसे ही बच्चे के अंदर माँ का दूध आमाशय में जाता है, वैसे ही प्रोरेनिन उसको किस में बदल देता है? उस दूध को स्कंदित करके दही में बदल देता है। इस कारण से बच्चे में दही की उल्टियाँ होती है। दूसरा, बच्चे में उल्टियाँ क्यों होती है? तो बच्चे का जो यहाँ वाला अवरोधनी है, कार्डियक अवरोधनी, ये सही प्रकार से कार्य नहीं करता। और जब बच्चे को हम इस तरह से उठाते हैं, उसके उदर या फिर आमाशय में थोड़ा सा भी प्रेशर होता है, तो यहाँ से वो जो भी दूध है, जो स्कंदित दूध है, अब ये क्या होगा, वापिस से ग्रसिका से होता हुआ कहाँ पे आएगा? ग्रसनी में, और ग्रसनी से मुख गुहा से होता हुआ ये कहाँ निकल जाएगा? बाहर। ठीक है ना। तो सीधी सी बात ये है कि बच्चे को जब भी उठाएं तब प्रेशर नहीं होना चाहिए उसके पेट में, अन्यथा वो दही की उल्टियाँ कर देगा हमारे ऊपर ही। ठीक है, तो बिल्कुल केयरफुली बच्चे को हमको केयर करना है। तो दही की उल्टियाँ क्यों कर रहा है हमको समझ में आ गया होगा, है ना। और बार बार क्यों करता है? क्योंकि उसका कौन सा अवरोधनी सही से कार्य नहीं करता? कार्डियक अवरोधनी। वैसे भी हमने बात कर ली कि कार्डियक अवरोधनी भोजन को विपरीत दिशा में आने से रोकता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, कभी कभी क्या होता है, HCl जो अम्ल है, ठीक है, ये HCl अम्ल का स्त्रावण, यहाँ से रब कर देता हूँ अब मैं इसको, है ना। आप एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। देखो, कभी कभी क्या होता है, हमारे आमाशय में HCl का स्त्रावण बढ़ जाता है और बढ़े हुए HCl से हमारे पेट में या उदर में जलन उत्पन्न होना शुरू हो जाती है। ये जलन होती है आमाशय में छाले होते, क्योंकि अगर HCl बढ़ गया तो फिर श्लेष्मा भी कुछ नहीं कर पाएगा। ठीक है, जो सुरक्षा गार्ड लगा रखा है ना हमने, वो कुछ नहीं कर पाएगा। HCl तो आमाशय में छाले उत्पन्न कर देगा। ठीक है, तो HCl की मात्रा बढ़ गई तो उससे आमाशय में अल्सर उत्पन्न हो जाते हैं और ये समस्या पेट में जलन उत्पन्न करती है, जिसको हम बोलते हैं अति अम्लता। अति अम्लता, पेट में जलन हो जाती है, आमाशय में जलन उत्पन्न होती है। क्यों? क्योंकि HCl बढ़ गया। अब हमको तो अति अम्लता नहीं जानते, अति अम्लता अभी जान जाओगे। एसिडिटी, अति अम्लता को कहते हैं हम एसिडिटी। आपने ऐड देखा होगा ना टीवी में ऐड आता है, एसिडिटी की समस्या इनो लो, 6 सेकंड में उपचार, या 6 सेकंड में एसिडिटी का उपचार। ठीक है, तो इनो लेने की बात करते हो, तो अति अम्लता का उपचार हमको करना है तो हमको इनो लेना है। इनो तो एक दवाई है, हम कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, कंपनी का। देखो, सीधी सी बात ये है
कि अति अम्लता के उपचार में हम जो औषधियाँ काम में लेते हैं, ये उपचार ही मिट गया, उपचार ट्रीटमेंट, तो इनके उपचार में जो औषधियाँ काम में ली जाती है वो है प्रति अम्ल औषधियाँ, एंटा एसिड, प्रति अम्ल या एंटा एसिड, एंटा एसिड मेडिसिन। ठीक है, ये एक तरह के क्षार या उसके लवण होते हैं, क्षार होते हैं ये। वैसे भी सीधी सी बात है कि अम्ल बढ़ गया है, एसियल अम्ल, तो फिर हम क्षार खा लेंगे, और क्षार और अम्ल तो वैसे ही आपस में एक दूसरे के दुश्मन होते हैं, और लड़ लड़ा के किस में बदल जाएंगे, ये सोल्ट में बदल जाएंगे। अम्ल और क्षार में कौन सी अभिक्रिया होती है, उदासीनीकरण। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्षार का उपयोग करेंगे। जो सबसे फेवरेट एंटा एसिड होता है वो होता है MgOH2। मेरा कोई फेवरेट नहीं है, मतलब डॉक्टर का फेवरेट होता है जो मेडिसिन में यूज किया जाता है। प्रति अम्ल औषधियों के रूप में जो सबसे फेवरेट सार उपयोग में लिया जाता है वो है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, MgOH होल ट्वाइस, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ठीक है, एसिडिटी का उपचार। एसिडिटी की समस्या समझ में आ गई आप लोगों को? ठीक है, नहीं आई तो एक बार और रिपीट कर लेना। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। आमाशय के बाद में हमारी आहार नाल का अगला भाग है छोटी आंत्र, स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत्र। छोटी आंत भी बोल सकते हैं हम इसको, स्मॉल इंटेस्टाइन। हमारी आहार नाल का सबसे लंबा भाग होती है छोटी आंत, आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। इसके लंबाई है ना बड़ी आंत से भी बड़ी होती है, लेकिन व्यास बड़ी आंत से छोटा होता है, इसलिए इसको छोटी आंत बोलते हैं। इसका व्यास मतलब चौड़ाई बड़ी आंत से छोटा होता है, इसलिए छोटी आंत है। लंबाई में बात करें तो ये बड़ी आंत से भी बड़ी है। ठीक है ना, आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। लंबाई अगर हम देखें इसकी तो लगभग 3 मीटर लंबी होती है। कुछ बुक्स में आपको 3.5 मीटर भी मिल जाएगी, हम 3 मीटर की बात करते हैं। छोटी आंत 3 भागों से मिलकर बनी होती है। कितने भागों से? 3 भागों से। छोटी आंत का सबसे प्रारंभिक भाग ग्रहणी कहलाता है। प्रारंभिक भाग क्या कहलाएगा? ग्रहणी। आमाशय सबसे पहले किस में खुलेगा? ग्रहणी में खुलेगा, है ना। आमाशय और ग्रहणी के बीच एक अवरोधनी लगी होगी जिसको पाइलोरिक अवरोधनी बोलते हैं। ग्रहणी को अंग्रेजी में हम बोलते हैं ड्यूडेनम, ड्यूडेनम। छोटे आंत का दूसरा भाग जिसमें अब कौन खुलेगा? ग्रहणी खुलेगी। दूसरे भाग की बात करते हैं। ये भाग ये कहलाएगा अग्रसुदात्र, अग्रसुदात्र। अंग्रेजी में बात करें तो जेजुनम, जेजुनम। ठीक है, और छोटी आंत का तीसरा व अंतिम भाग जो सबसे लंबा भाग भी है छोटी आंत का, तीसरा व अंतिम भाग ये क्या कहलाएगा? अगर इसकी बात करें तो इसको हम कहेंगे सुदात्र, सुदात्र या फिर इलियम। तो छोटे आंत के कितने भाग? 3 भाग। ठीक है, नेम आपको दिख रहे होंगे, ग्रहणी, अग्रसुदात्र और सुदात्र। ठीक है, छोटी आंत के 3 भाग हैं। अब बात कर लेते हैं इनकी लंबाई की और कार्यों की। तो छोटी आंत का जो प्रारंभिक भाग है ग्रहणी, ये अंग्रेजी के यू अक्षर के समान हमको दिखाई देगा, अंग्रेजी के यू अक्षर के समान। अगर इसकी लंबाई देखें तो ये लगभग 25 सेंटीमीटर लंबा होता है। कितना लंबा? 25 सेंटीमीटर लंबा। ठीक है, और इस भाग में भोजन का सर्वाधिक पाचन होता है, भोजन का सर्वाधिक पाचन।
कौन से भाग में? ग्रहणी में। ठीक है, ये वाला। ठीक है, दूसरे भाग की बात करें अग्र सुदात्र की, तो अग्र सुदात्र में जो इसकी अगर शेप की बात करें तो अनियमित शेप तो आप बता ही नहीं सकते। लंबाई की बात कर लेते हैं, ये लगभग 1 मीटर लंबा होता है। ठीक है, लंबाई कितनी होती है इसकी? 1 मीटर। भोजन का अंतिम पाचन यही होता है, इसके बाद भोजन का कोई पाचन नहीं होता। भोजन का अंतिम पाचन, इसके बाद भोजन का पाचन नहीं होगा, सिर्फ अवशोषण होगा रक्त परिसंचरण तंत्र द्वारा। भोजन का अंतिम पाचन कहाँ पे होगा? अग्र सुदात्र में। ठीक है, और तीसरे भाग की बात करें तो ये लगभग, अब देखो 3 मीटर में से 25 सेंटीमीटर ये हो गया और 1 मीटर ये हो गया, मतलब बचा कितना? 1.75 मीटर या 175 सेंटीमीटर। ये कौन होता है इतना लंबा? इसकी लंबाई कितनी होती है सुदात्र की? 1.75 मीटर। ठीक है, सुदात्र में विशेष प्रकार के अंगुली समान प्रवर्ध पाए जाते हैं। सुदात्र की आंतरिक सतह में विशेष प्रकार के अंगुली समान प्रवर्ध पाए जाते हैं, जिनको हम कहेंगे सूक्ष्मांकुर। क्या कहेंगे? सूक्ष्मांकुर, माइक्रोविलाई। और माइक्रोविलाई पाए जा रहे हैं तो इनकी वजह से इसकी अवशोषण की क्षमता बहुत अधिक बढ़ जाती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि सूक्ष्मांकुर क्या करते हैं? इसकी आंतरिक सतह के क्षेत्रफल को बढ़ा देते हैं। क्षेत्रफल बढ़ेगा तो ऑटोमेटिक अवशोषण भी ज़्यादा होगा, है ना। तो क्षेत्रफल को कितना बढ़ा देते हैं? इसके आंतरिक सतह के क्षेत्रफल को लगभग 600 गुना बढ़ा देते हैं। कितना गुना? 600 गुना। एरिया को क्या कर देते हैं? ये बढ़ा देते हैं। किसके आंतरिक सतह की क्षेत्रफल को? सुदात्र के। जिससे क्या होगा? अवशोषण बढ़ जाएगा। अवशोषण की दर, किसके अवशोषण की दर? भोजन के अवशोषण की दर, पचित भोजन के अवशोषण की दर। तो हम बात कर सकते हैं कि सुदात्र में भोजन का सर्वाधिक अवशोषण होता है। भोजन का सर्वाधिक अवशोषण कहां पर होता है? सुदात्र में। आपको तीनों चीजें याद रखना है। भोजन का सर्वाधिक पाचन ग्रहणी, भोजन का अंतिम पाचन अग्र सुदात्र जेजुनम, और भोजन का सर्वाधिक अवशोषण तो फिर सुदात्र। मैं ऐसे कह सकता हूं कि छोटे आंत्र में भोजन का सर्वाधिक पाचन और अवशोषण होता है, क्योंकि ये सर्वाधिक पाचन और अवशोषण यही हो रहा है। ये छोटे आंत्र ही है, तीनों भाग छोटे आंत्र ही है। ठीक है, तो कोई गलत नहीं है अगर मैं ऐसे कहूँ तो देखो हमने बात कर ली छोटे आंत्र के बारे में। ये छोटे आंत्र हमको दिख रही है जो लंबाई में बड़ी आंत्र से भी बड़ी है, लेकिन व्यास में छोटी है। और बात करते हैं इसके बारे में, तो देखो ये जो ग्रहणी आपको दिख रही है ना, इस ग्रहणी में भोजन का सर्वाधिक पाचन होता है। तो ये किसके द्वारा होता है? अग्नाशय रस के द्वारा। तो सीधी सी बात है कि यहाँ पर अग्नाशय रस आएगा, तो जिस नली के द्वारा वो आता है वो होती है अग्नाशय यकृत नली। नली का नाम क्या है? अग्नाशय यकृत नली। थोड़ा और नीचे बनाना पड़ेगा, ये यहाँ पर ये खुल रही है इस जगह पर, है ना, ग्रहणी में। ये नली का नाम क्या है? अग्नाशय यकृत नली। ये अग्नाशय से आने वाली नली है और ऊपर की तरफ से ये यकृत से नली आ रही है। इसमें देखो ऊपर की तरफ यहाँ पर होता है हमारा यकृत। यकृत 2 पिंडों से मिलकर बना होता है, आपको पता है। यकृत के कितने पिंड होते हैं? 2, दायां पिंड और बायां पिंड। दोनों से अलग अलग यकृत पित्त वाहिनी आती है, इधर वाले से भी आएगी और इधर वाले से भी, और ये दोनों संयुक्त होकर पहले किस में खुलेगी? एक थैली समान संरचना में खुलती है, जिसको हम बोलते हैं पित्ताशय। यकृत किसका निर्माण करती है? पित्त का निर्माण करती है। ठीक है, यकृत से क्या आता है? पित्तरस। और ये इधर की तरफ से अग्नाशय नली आ रही है, यकृत पित्त वाहिनी है, और इधर की तरफ से अग्नाशय। जब यकृत की संरचना पढ़ेंगे तब और ज्यादा अच्छा मैं यहाँ से ये पाइलोरी कामाशय को हटा रहा हूँ, कोई काम नहीं है हमको इससे। ये हमारा अग्नाशय,
और अग्नाशय से आने वाली नली अग्नाशय नली, और यकृत से आने वाली यकृत पित्त वाहिनी, ये यकृत है, लीवर, ठीक है। ये हमारा पित्ताशय है। देखो पित्त रस का निर्माण यकृत में होता है, लेकिन उसका सांद्रीकरण, उसको गाढ़ा करने का कार्य कौन करता है? पित्ताशय। लगभग 150 ml पित्त रस का संग्रहण कर लेता है ये एक बार में, और उसके बाद में उसका सांद्रीकरण करता है, और उसके बाद में ये पित्त वाहिनी के द्वारा, यकृत पित्त वाहिनी के द्वारा आता है और अग्नाशय नली में मिल जाता है। अब अग्नाशय यकृत पित्त वाहिनी, अग्नाशय यकृत पित्त वाहिनी हो गई कॉमन। ये कहाँ पे खुलती? ग्रहणी में। कौन सी, क्या नाम है नली का? अग्नाशय यकृत वाहिनी। कहाँ पे खुल रही है? ग्रहणी में। और जिस स्थान पर खुलती है उस स्थान पर नियंत्रण के लिए एक कपाट या अवरोधनी पाई जाती है। नियंत्रण के लिए एक कपाट या अवरोधनी पाई जाती है, जिसको हम बोलेंगे ओडी की अवरोधनी। ये जो अवरोधनी पाई जा रही है इसको क्या बोलेंगे हम? ओडी की अवरोधनी। ये ओडी साइंटिस्ट ने है जिसने सबसे पहले इस अवरोधनी के बारे में बताया, इसलिए इसको बोलेंगे ओडी की अवरोधनी। स्पिंक्टर ऑफ ओडी। तो सीधी सी बात ये है कि यहाँ पर ग्रहणी में कौन आ रहा है? अग्नाशय का अग्नाशय रस और यकृत का पित्त रस। ये पित्त रस में तो कोई एंजाइम नहीं होते, अब अग्नाशय रस में ही एंजाइम है। भोजन का सर्वाधिक पाचन ग्रहणी में होता है। किसके द्वारा होता है? अग्नाशय रस के द्वारा। आपको याद रखना है, अग्नाशय रस के द्वारा। भोजन का सर्वाधिक पाचन किसके द्वारा होगा? अग्नाशय रस के द्वारा। अग्नाशय रस, इसमें जो भी एंजाइम पाए जाएंगे वो। और तो भोजन का सर्वाधिक पाचन किसके द्वारा होगा? अग्नाशय रस के द्वारा। इसमें जो भी एंजाइम पाए जाएंगे वो भोजन का क्या करेंगे? सर्वाधिक पाचन करेंगे, है ना। और कहाँ पे करेंगे? ग्रहणी में करेंगे, ठीक है। भोजन का अंतिम पाचन किसके द्वारा होता है? आंतरिक रस के द्वारा। कहाँ पे संपन्न होगा अंतिम पाचन? तो अग्र सुरात्र में। किसके द्वारा होगा? आंतरिक रस के द्वारा होगा, इंटेस्टाइनल जूस, ठीक है। तो ये छोटे आंत्र की पूरी डिटेल स्ट्रक्चर थी, और कौन कौन से भाग कितने कितने सेंटीमीटर लंबे होते हैं, क्या क्या कार्य होता है, ठीक है। छोटी आंत के बाद में जो अगर अगली संरचना है आंत्र की, ठीक है, या आहार नाल की, तो वो है बड़ी आंत्र, ठीक है। बड़ी आंत्र के बारे में हम नेक्स्ट टाइम पे पढ़ेंगे, ठीक है। और छोटा सा टॉपिक है बड़ी आंत्र जो हम नेक्स्ट टाइम पे पढ़ेंगे, और उसके बाद में पाचन की क्रिया उसके बाद में हम पाचन ग्रंथियों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए, ठीक है। थैंक यू सो मच।